गोरेगांव फिल्म सिटी में एक फिल्म के सेट पर आज का आखिरी शॉट अपने अंतिम पड़ाव पर था। सभी लोग देर रात तक काम करने से थक चुके थे, लेकिन तभी सबके मन को चैन मिला जब डायरेक्टर अजीत ने कहा, कट इट, ओके, चलो पैकअप, कल के सीन्स देख लेना यार, और इतना लेट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन वाले ध्यान रखो, रात के 12:30 बज गए हैं। अजीत फिल्म सिटी के सुनसान रास्ते से करीब करीब रात के 1 बजे अकेला ड्राइव करते हुए जा रहा था। उसकी कार की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक अजीत के कार का पीछे वाला टायर पंक्चर हुआ तो अजीत ने गाड़ी रोकी। अरे यार, अब क्या करें? अजीत नाराजगी जताते हुए गाड़ी से उतरा और पंक्चर टायर को देखने लगा। मेरे पास तो स्टेपनी भी नहीं है। अजीत ने अपना फोन निकाला और जैसे ही फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसे हैरानी हुई। अरे यार, ये क्या, यहां तो नेटवर्क ही नहीं है। तभी अजीत को उसके पीछे थोड़ी हलचल महसूस हुई। ठंडी हवाएं चलने लगीं। वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक काले धुएं का गुबार उठने लगा। जल्दी ही उस गुबार से एक परछाई ने जन्म लिया। वो परछाई एक स्त्री की लग रही थी। इससे पहले कि इस मंजर को देखकर अजीत अपने आप को संभाल पाता, उससे पहले ही वो परछाई बोल पड़ी। हो गया पैकअप, चल मरने के लिए तैयार हो जा। देखते ही देखते परछाई ने अपने दोनों हाथों से अजीत की गर्दन को जकड़ लिया और उसकी गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि अजीत का दम घुटने लगा। और परछाई की ये पकड़ तब जाकर ढीली हुई जब अजीत ने सांस लेना बंद कर दिया। अजीत के मुंह से खून निकल रहा था और रास्ते पर उसका मुर्दा शरीर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ये देखकर परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, अजीत, तुझे नरक में भेजकर आज मेरे मन को शांति मिली। ये कहकर परछाई धीरे धीरे अदृश्य हो गई। आसमान को छूती आग की लपटों में फिल्म प्यार ही प्यार का 5 करोड़ का सेट जलकर खाक हो रहा था और फायर ब्रिगेड के लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रोड्यूसर जयदेव की गाड़ी आकर वहां रुकती है। गाड़ी से उतरते हुए जब जयदेव ने अपने सामने जलते हुए फिल्म के सेट को देखा तो वो दर्द से चीख उठा। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? कब हुआ? अब मैं क्या करूंगा? मेरा 5 करोड़ का सेट। सर, रात को पता नहीं कैसे अचानक से आग लगी और बढ़ती ही चली गई। इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो गया। 2 दिन पहले मेरे दोस्त अजीत की मौत और अब अचानक इस तरह की आग का मेरे सेट पर लगना, ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जयदेव ने इस फिल्म को बनाने के लिए लोगों से काफी उधार लिया था। सेट जलने पर जयदेव काफी दुखी हुआ। आग बुझाने की जद्दोजहद करने में रात हो गई। अपनी कार से जब फिल्म सिटी से घर जाने के लिए निकला तो उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। अब इस गाड़ी को क्या हुआ? इसे भी अभी बंद पड़ना था। जयदेव जब अपनी कार से उतरा तो उसने देखा कि उसकी कार के बोनट से धुआं निकल रहा था। कल ही तो सर्विसिंग कराई, अब इसे क्या हो गया? जयदेव ने जैसे ही बोनट खोला तो अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। जयदेव कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके सामने एक काले धुएं का गुबार उठने लगा और उसमें से एक परछाई निकली। दिन में तेरे फिल्म का सेट जल गया ना, आज रात तुझे भी जलना होगा। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। परछाई के इतना कहते ही अचानक आग की लपटें जयदेव को अपने गिरफ्त में ले लेती हैं। जयदेव वहां चीखता रहा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में जयदेव एक राख के ढेर में बदल गया। जयदेव, मैंने तुझे तो खत्म किया, लेकिन अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। कास्टिंग डायरेक्टर अजय और तेरे दोस्त देवेंद्र को अभी मारना बाकी है। जल्द ही मैं उन्हें भी मार डालूंगी। ये कहकर परछाई धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। कुछ दिनों के बाद
जब रात के 2:30 बजे अजय एक्ट्रेस मीरा के साथ बाइक ढकेलते हुए फिल्म सिटी के उसी रास्ते से जा रहा था, तभी इस रात की खामोशी को तोड़ते हुए अजय कहता है, अरे यार, ये प्रोडक्शन वाले लड़के भी ना बाइक लेकर जाते हैं पर पेट्रोल नहीं डलवाते। कल आने दो इनको, इनकी खबर लेता हूँ। जाने दे यार, देखना कितना अच्छा लग रहा है। आसमान में चांद, ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं, पता है ना? आए तो तुझे आगे कर दूंगी, मैं तो भाग जाऊंगी। ये अजय था, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर था। मीरा एक एक्ट्रेस थी। दोनों दोस्त थे। बैकअप देर से होने के कारण दोनों साथ में ही फिल्म सिटी के सुनसान रास्ते से पैदल जाने लगे, क्योंकि अजय की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। थोड़ा आगे चलकर मीरा ने कहा, अजय, मुझे बड़ा डर लग रहा है यार। तुझे तो पता है ना कि आजकल क्या हो रहा है फिल्म सिटी में। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अपने अजीत जी और जयदेव जी, इतने बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इनकी मौत का रहस्य ना जाने कब पता चलेगा। पुलिस छानबीन तो कर रही है, लेकिन दोनों की मौत का फिल्म सिटी में होना ना, ये बहुत अजीब लग रहा है। इतना कुछ हुआ और हम फिर भी इतनी रात को अकेले चले जा रहे हैं। चलो जल्दी चलते हैं। घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम साथ हो इसलिए तो मैं साथ आई ना। किसे पता था कि आधे रास्ते में तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। रोशनी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। अभी जल्दी चलो यहाँ से। अजय तेज चलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का पहिया अचानक से जाम हो जाता है। अरे ये क्या हुआ यार, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। जिसके बाद अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और एक काले धुएं का गुब्बार उठने लगता है। एक काली परछाई से एक स्त्री जैसी आकृति सामने आकर खड़ी हो जाती है और अचानक से अजय का दम घुटने लगता है। डायरेक्टर अजीत, प्रोड्यूसर जयदेव के बाद तुझे और देवेंद्र को भी तो उनके पास भेजना है ना मुझे। अजय का दम घुट रहा था, लेकिन फिर जोर लगाने पर उसके मुंह से आवाज निकली, तुम कौन हो? तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? मैं अंजलि हूँ। हाँ, ये अंजलि थी। अंजलि खूबसूरत तो थी ही, लेकिन एक अच्छी अभिनेत्री भी थी। अपने शहर के बहुत से नाटक कंपटीशन में अभिनय के इनाम अपने नाम करने के बाद बहुत सी लड़कियों की तरह ही वो भी अभिनेत्री बनने का सपना लेकर मुंबई शहर आई थी। लेकिन मुंबई में एक बड़ी फिल्म अपने नाम करने में अंजलि को 3 से 4 साल लग गए। उस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर अजय था। मैं जानता था तुम्हें यह फिल्म जरूर मिलेगी। अजय जी, आप जैसे कास्टिंग डायरेक्टर की वजह से मुझे ये काम मिल रहा है। मैं इसके लिए आपकी बहुत थैंकफुल रहूंगी। नहीं अंजलि, तुम डिजर्व करती हो ये इंडस्ट्री। तुम्हें तो बहुत पहले ही बड़ा काम मिलना चाहिए था। अंजलि, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें तो पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ मेरी माँ, मुझे पता है बिना पार्टी के तो नहीं मानेगी। ऐसे फ्रेंड्स क्या काम के जो फ्रेंड्स के सक्सेस पर पार्टी ना ले। हाँ अंजलि, पार्टी चाहिए। अच्छा अंजलि सुनो, तुम्हें ना आज डायरेक्टर अजीत और प्रोड्यूसर जयदेव जी ने बुलाया है। स्क्रिप्ट को लेकर कुछ बात करनी है उन्हें तुमसे, तो आज चली जाना शाम के 7 बजे। एड्रेस मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। अजय के कहे मुताबिक अंजलि जब शाम के 7 बजे प्रोड्यूसर के फ्लैट पर गई, तो वहां पर अजीत, जयदेव के अलावा उनका एक दोस्त देवेंद्र भी था। तीनों मिलकर शराब पी रहे थे कि तभी वहां पर अंजलि पहुंच जाती है। अरे आओ आओ अंजलि, बैठो। अंजलि जैसे ही बैठी तभी अजीत ने उससे कहा, अरे अंजलि आओ ना, हमें ज्वाइन करो। शराब पीती हो ना? जी नहीं सर, मैं नहीं पीती। अंजलि ने शराब पीने से मना कर दिया, लेकिन अजीत, जयदेव और देवेंद्र शराब के नशे के साथ साथ हवस के नशे में भी चूर हो चुके थे। उन्होंने अंजलि से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अंजलि ने विरोध किया तो उसकी असमत लूटकर तीनों की हवस मिटी, उसे मार दिया। तो अंजलि की लाश को फिल्म सिटी के एक सुनसान रास्ते के करीब एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। अंजलि की रूह बदले के लिए तड़पती रही और जब उसे ये मौका मिला तो उसने अजीत और जयदेव को खत्म कर दिया। रुक जा अंजलि,
अजय को उन लोगों के इरादों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मीरा की बात सुनकर अंजलि ने अजय को छोड़ दिया। हाँ अंजलि, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं भेजता। मुझे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बात करनी है तो अंजलि को भेज दो। बस यही बात मैंने तुम्हें बताई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका दुख है मुझे, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। अंजलि, अजय ने मुझे भी अच्छा काम दिया है। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। प्लीज उसे छोड़ दे। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। सभी लोग थोड़ी ना बुरे होते हैं। अजय एक अच्छा इंसान है। अंजलि, देवेंद्र को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं जाकर पुलिस को सब बताऊंगा। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। अजय की वजह से पुलिस को अंजलि की दफनाई हुई लाश के कंकाल मिले। देवेंद्र के घर पर पुलिस आई और पुलिस ने उसके किए गुनाहों के लिए उसे पकड़ा। अब देवेंद्र के हाथों में हथकड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। ये अदालत में कहिएगा देवेंद्र जी। हमें आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अंजलि के हत्यारों को उनके किए की सजा मिल गई। इस तरह अंजलि की आत्मा को शांति मिली। राजीव और सुमन की शादी के बाद सनशाइन विला में दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्म चल रही है। राजीव और सुमन साथ में खड़े हैं। मालती सुमन की आरती उतारती है। उनके पीछे ही राजीव के अंकल और आंटी खड़े हैं। बेटा सुमन, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। ये सुनकर सुमन कलश को पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद मालती अपनी बहू और राजीव को कमरे के अंदर छोड़कर चली जाती है। रात के 3 बजे रवि और आराध्या अपने कमरे में सोए हुए हैं। तभी आराध्या को किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के एक कोने में कोई लड़की बैठी हंस रही है और उसकी गर्दन दीवार की तरफ है। कौन हो तुम? ये कहते हुए वो बेड से उतरती है। बेटा सुमन, तुम हो क्या? ये कहते हुए वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखती है। वो लड़की अचानक से उसकी तरफ पलटती है तो उसको पता चलता है कि वो सुमन ही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। ये सुनते ही सुमन उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है और झपट कर उसे जमीन पर गिरा देती है और फिर उसके सीने पर बैठकर कहती है, मुझे कहा होना चाहिए ये बताने वाली तू कौन होती है? ये कहने के बाद सुमन की आंखें लाल हो जाती हैं, जिससे वो डरावनी लगने लगती है और आराध्या चीख मारकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रवि, मुझे बचाओ! उसकी चीख सुनकर रवि जागता है तो देखता है कि आराध्या डर के मारे मुंह छिपाए जमीन पर बैठी है और वहाँ तीसरा कोई नहीं है। अरे क्या हुआ आराध्या? अपने पति की आवाज सुनकर आराध्या आंखें खोलती है तो कमरे में सुमन को न पाकर हैरान हो जाती है। यहाँ बहू आई थी और वो बहुत भयानक लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो वो मुझे मारने के लिए मुझ पर झपटी। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जब मेरी आँख खुली तो तुम अकेली जमीन पर पड़ी थी और कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि बहू यहाँ आई थी? वो यही थी, मुझे मारने आई थी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। बहू अपने कमरे में ही होगी। आज उनकी शादी की पहली रात है, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, वरना मैं तुमको अभी वहाँ ले चलता। चलो बेड पर चलकर आराम करो। आराध्या का दिल इस बात को मानता नहीं है कि उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन फिर भी वो आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप फिर बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब रवि सो चुका होता है, आराध्या के मुंह पर कोई हाथ रखता है और उसकी आंख दोबारा खुल जाती है। वो देखती है कि सुमन ने उसके मुंह पर हाथ रखा है और वो बहुत भयानक दिख रही है। आराध्या रवि को जगाना चाहती है लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाती। सुमन आराध्या का हाथ पकड़कर उसको बेड से घसीटती हुई कमरे से बाहर ले जाती है। कमरे से बाहर आने के बाद वो आराध्या के मुंह से अपना हाथ हटा लेती है। तुम सुमन नहीं हो। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं वही दुल्हन हूँ जिसको तूने खूनी दुल्हन का नाम दिया था।
तुम तो मर गई थी ना। ये सुनते ही सुमन उसका गला पकड़ती है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। गिरते हुए आराध्या चिल्लाती है तो बाकी के परिवार वाले भी नींद से जागकर अपने अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं। और जब वो आराध्या के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही सुमन वहां से गायब हो जाती है। जब आराध्या को होश आता है तब वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन आराध्या की आवाज नहीं निकलती और ना ही उसके हाथ पैर चलते हैं। ऊंचाई से गिरने की वजह से इनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और कुछ दिनों के लिए ये बोल भी नहीं सकती। मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये इनको टाइम पर देते रहना। घर में अब सभी परेशान हो जाते हैं और आराध्या का खास ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। अगली रात सब डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, लेकिन सुमन वहां नहीं नजर आती। राजीव बेटा, सुमन अभी तक कमरे में ही है क्या? उसको डिनर नहीं करना? मम्मी, मैं तो बहुत देर से कमरे में अकेले बैठा ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे लगा कि वो आपके साथ होगी। मालती सुनकर चौंक जाती है। अरे नहीं राजीव, मैंने आराध्या के कमरे में भी देखा, लेकिन वो वहां भी नहीं है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल से उठकर सुमन की तलाश करने लगते हैं। सब लोग उसे पूरे घर में ढूंढते हैं और आखिर में हार कर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। पहले आराध्या के साथ वो हादसा हुआ और अब सुमन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अभी वो सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि घर की सारी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है। उनको दिखाई देता है कि सामने सीढ़ियों पर से सुमन अपने दुल्हन वाले अवतार में धीरे धीरे नीचे आ रही है, लेकिन उसके बाल खुले हुए हैं। सुमन, कहाँ थी तुम? हम लोग कितनी देर से तुमको ढूंढ रहे हैं। तब सब उसका भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं। वो इस वक्त एक चुड़ैल की तरह दिखती है। बुढ़िया, पहचाना मुझे? ये कहते हुए सुमन मालती की तरफ झपटती है और उसकी गर्दन पर दांत गाड़ देती है। मालती चिल्लाती है और उसके बाद बाकी सब मिलकर मालती को उससे छुड़ाते हैं। सुमन, ये तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों सबको नुकसान पहुंचा रही हो? मैं सुमन नहीं हूँ। क्या कहा था तूने मुझे कि मैं खूनी दुल्हन हूँ? याद आया कुछ? ये सुनकर मालती को याद आ जाता है कि ये सामने वाली लड़की कौन है। ये क्या बात कर रही है माँ? पिछले साल हमारे पड़ोस में रहने वाले प्रताप की शादी इससे हुई थी। शादी के बाद से ही उस घर में झगड़े होना शुरू हो गए थे। रोजाना इनकी लड़ाइयों की आवाजें कॉलोनी में गूंजती रहती थी, लेकिन वो कॉलोनी की सबसे पॉपुलर फैमिली है, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन प्रताप बहुत जोरों से चिल्लाया तो कुछ पड़ोसी भागे भागे उसके घर में पहुंच गए। वहां देखा कि प्रताप जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके पेट में चाकू लगा हुआ था। सामने ये लड़की जिसका नाम अक्षरा है खड़ी थी। सबको यही लगा कि इसने ही अपने पति को मारने की कोशिश की है। ये कह रही थी कि इसने कुछ नहीं किया, प्रताप झूठ बोल रहा है, लेकिन लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। सब लोग उसी को खूनी दुल्हन कहने लगे और फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। जेल में जाने के बाद मैंने वहां आत्महत्या कर ली, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। ऐसा नहीं है बेटा, जब तुम जेल चली गई थी उसके कुछ दिन बाद हमें प्रताप की असलियत पता चली। आराध्या और मैं तुम्हारे बारे में स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, लेकिन प्रताप ने पूरी कॉलोनी के सामने हमें धमकी दी और कहा कि अगर कोई भी उसके खिलाफ पुलिस के सामने कुछ बोला तो वो अपने पैसों के बल पर उसको मरवा सकता है। इतना कहकर मालती उसको बहुत देर तक समझाती है, उससे माफी भी मांगती है, जिसे सुनकर अक्षरा की आत्मा उनको माफ कर देती है। मैं अभी इस प्रताप को नहीं छोड़ने वाली, ये कहकर अक्षरा सुमन का शरीर छोड़ देती है और सुमन पहले जैसी हो जाती है। जब अक्षरा की आत्मा प्रताप के घर पहुंचती है तो वो बिस्तर पर लेटा होता है। अक्षरा को दुल्हन के रूप में देखकर वो पूछता है, अरे कौन है? मैं तुम्हारी खूनी दुल्हन, पहचाना नहीं क्या प्रताप? ऐसा कहते हुए वो उस पर झपटती है और उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा देती है। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे। प्रताप जोर से चिल्लाकर अपना दम तोड़ देता है और वो खूनी दुल्हन जोर जोर से हंसने लगती है।
हाँ, मैं हूँ खूनी दुल्हन।